प्रिय विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर में हम अमेरिकी संविधान का अध्ययन कर रहे थे। हम अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अध्ययन हमने किया और उसका अर्थ किस तरह मोंटेस्क्यू ने ब्रिटिश व्यवस्था को देखते हुए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया और उसे अमेरिका ने अडॉप्ट किया। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में शासन के तीनों अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, तीनों पृथक पृथक हैं और तीनों के कार्य अलग अलग हैं, कार्यशैली अलग है, कार्य क्षेत्र अलग है। ये एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की पूर्ण पालना, जिसमें हर अंग अपने कार्यों को करेंगे तो सही, लेकिन दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप किसी भी कंडीशन में नहीं करेंगे। यदि करते हैं तो वह संवैधानिक अव्यवस्था का सवाल होगा, जो बिल्कुल उचित नहीं है। व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य है कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य है उन कानूनों के अनुसार उन कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का कार्य है उन कानूनों को लागू जो किया गया है उनके अनुरूप न्याय प्रदान करना। साथियों, अमेरिकी राज व्यवस्था में जब व्यवहारिकता की हम बात करते हैं तो ये स्पष्ट रूप से वहाँ दिखाई देता है कि जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को कानून बनाने का पूरा अधिकार है, उस पर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं रहता। वो अपनी कानून निर्माण की शक्ति का प्रयोग करता है और व्यवस्थापिका के दोनों सदन, संयुक्त रूप से व्यवस्थापिका वहाँ कांग्रेस कहलाती है, और दोनों सदन, प्रतिनिधि सदन एवं सीनेट, दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में लगातार कार्य करती है। उनको राष्ट्रपति के द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता, विघटन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और वह जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। जनता उन्हें अपने मतदाता मंडल के द्वारा निर्वाचित करती है। तो एक तरह से प्रत्यक्ष व्यवस्था ही है जिसमें अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो यानी कार्यपालिका पूरी राष्ट्रपति में निहित है और वह अपनी पसंद से विषय विशेषज्ञों को मंत्रिमंडल के रूप में स्थापित करता है। तो विद्यार्थियों, इस तरह कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति के ऊपर नियंत्रण रखने का अधिकार व्यवस्थापिका को नहीं है, और है भी तो वह व्यवस्था महाभियोग की है और महाभियोग को लगाना या महाभियोग की व्यवस्था चलाना बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि उसके लिए जिस बहुमत की ज़रूरत होती है उसे जुटा पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल होता है। तो यानी वो बहुत दुष्कर प्रणाली है जिसे अपनाना आसान काम नहीं है। साथियों, इसी प्रकार से न्यायपालिका है। न्यायपालिका के ऊपर भी सीधा नियंत्रण व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का नहीं हो सकता। कार्यपालिका के पदों का निर्धारण व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कार्यपालिका के द्वारा। इसी प्रकार विद्यार्थियों, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो वहाँ के अमेरिका की संविधान की प्रमुख रक्षक है और इस रक्षक के जो न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों को हटाना आसान काम नहीं है। उनके ऊपर भी राष्ट्रपति पर जैसे महाभियोग चलाया जा सकता है, ऐसे ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रणाली से हटाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग की प्रणाली ऐसी है जो बहुत कठिन है, जिसे अप्लाई करना आसान काम नहीं है। तो साथियों, ये अमेरिकी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की बात हुई। इसी के साथ हम आगे चर्चा करते हैं नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। विद्यार्थियों, अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत तो अपनाया ही है, साथ में शासन के तीनों अंग एकजुटता में जुटे रहें, अमेरिका के विकास के लिए जुटे रहें
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शक्ति पृथक्करण के तहत इन तीनों को अलग अलग शक्तियां तो दे दी गई है, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करें ताकि अमेरिका में कोई भी संवैधानिक अव्यवस्था उत्पन्न नहीं हो। जो पहली बात हम करते हैं व्यवस्थापिका की। विद्यार्थियों, व्यवस्थापिका अपने कानूनों का निर्माण करती है, लेकिन व्यवस्थापिका सीधी संबंधित होती है राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति को कई ऐसे वीटो प्राप्त है जिनके द्वारा वह अपनी कानून निर्माण की शक्ति पर नियंत्रण रख सकता है। साथ ही न्यायपालिका को भी यह अधिकार है कि वो व्यवस्थापिका द्वारा जो भी कानून पारित किए जाते हैं उनकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। विद्यार्थियों, इसी तरीके से कार्यपालिका है। राष्ट्रपति चुनाव तो जनता के द्वारा जाता है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा उसके ऊपर सीधा नियंत्रण रखा जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति युद्ध, शांति की घोषणा, अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते आदि कर तो सकता है, लेकिन सीनेट के द्वारा उनकी पुष्टि किया जाना बहुत जरूरी है। यदि सीनेट पुष्टि नहीं करती है तो उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में सीधे सीधे व्यवस्थापिका का सीधा नियंत्रण राष्ट्रपति पर होता है। साथ ही राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया, यदि वह अनाचार, भ्रष्टाचार आदि कार्यों में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। हालांकि थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन फिर भी महाभियोग की प्रक्रिया अपनाकर राष्ट्रपति को नियंत्रित किया जा सकता है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का असीमित प्रयोग नहीं कर सकता। साथियों, इसी प्रकार से न्यायपालिका है। न्यायपालिका की सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यानी एक तरह से दोहरा नियंत्रण उनके ऊपर रहता है और इस नियंत्रण के साथ ही न्यायपालिका अपने कार्यों को संपादित करती है। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनके ऊपर भी नियंत्रण रखा जाता है व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस के द्वारा। यदि कोई न्यायाधीश गलत कार्य करता है, गलत कार्य करता पाया जाता है, भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, अनाचार में लिप्त होता है, अत्याचार में लिप्त होता है, तो उसके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। ये प्रणाली कठिन जरूर है, लेकिन फिर भी न्यायपालिका के ऊपर नियंत्रण रखा जाना इसके द्वारा आसान हो जाता है। तो साथियों, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अमेरिका के सिद्धांत और व्यवहार की जब हम बात करते हैं तो यानी सिद्धांत में ये भी दिखाया गया है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पूरी तरह लागू है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शासन के तीनों अंग अपनी अपनी शक्तियों का अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर प्रयोग करते हैं, लेकिन व्यवहार की जब बात आती है तो शासन के तीनों अंग अपने अपने कार्य क्षेत्रों में कार्य करते हुए एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, ताकि अमेरिका के लिए बेहतर कार्य किया जा सके। धन्यवाद। आज का टॉपिक यहीं तक हम समाप्त करते हैं। फिर एक बार मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।